2014 में साइबेरिया के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। तभी पायलट का ध्यान जमीन पर मौजूद एक अजीब व गरीब चीज ने अपने तरफ खींच लिया। एक बहुत बड़ा सिंकहोल जिसकी चौड़ाई 80 फीट और गहराई 15 स्टोरीज बिल्डिंग जितनी थी। पायलट ने सिंकहोल के करीब 2-4 चक्कर लगाए, चंद फोटोज कैप्चर की और फिर वहां से चला गया। लेकिन जब यह फोटोज इंटरनेट पर पोस्ट हुई तो यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। कई साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कटिक रिसर्च ने आज से पहले इतना बड़ा सिंकहोल कभी नहीं देखा था, और वो भी जो रातों रात बन गया हो। इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि इसमें 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स का पानी भी आसानी से भरा जा सकता है। पर यह अचानक बना कैसे, ये एक्सप्लेन करना फिलहाल किसी की बस की बात नहीं थी। एटलीस्ट ये फोटो देखकर तो बिल्कुल नहीं। वेलकम टू द मिस्ट्री वीडियो। नाज़रीन, रशिया के नॉर्थ में वाक़या साइबेरिया का यह हिस्सा यमल पेनिनसुला कहलाता है। यह एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से आबादी ना होने की बराबर है। पूरे यमल पेनिनसुला में सिर्फ चंद हजार खानाबदोश रहते हैं और उनकी लैंग्वेज में यमल का मतलब है जमीन का आखिरी हिस्सा। यमल के इस सिंकहोल की खबर के बाद आर्कटिक जियोलॉजिस्ट ने यहाँ का रुख करना शुरू किया। वैसे तो दुनिया में पहले भी कई बार सिंकहोल बने हैं और कई तो शहरों के बीच में भी नमूदार हो चुके हैं। कभी गाड़ियाँ निकलते देखे जाते हैं तो कभी कभी पूरे के पूरे घर। ये सिंकहोल ज्यादातर पानी के बहाव की वजह से बनते हैं, क्योंकि पानी नीचे की जमीन को कमजोर बना देता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यमल का यह सिंकहोल किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल सिंकहोल का बॉर्डर फ्लैट होता है, ना कि उभरा हो। और जैसा कि नॉर्मल सिंकहोल जमीन के हिस्से को अंदर निकल लेता है, यानी इसके अंदर से बाहर कुछ नहीं निकलता। पर यमल के इस सिंकहोल पर जब गौर किया गया तो इसकी एज भी उभरी हुई थी और इसका मलबा दूर दूर तक फैला हुआ था। पत्थरों के टुकड़े 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए पाए गए। इस तरह का मलबा वही देखने को मिलता है जहां कोई एस्टेरॉयड आकर गिरा हो, और रिसर्चर को सिंकहोल के अंदर किसी एस्टेरॉयड के टकराने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। साइंसदानों का ख्याल है कि ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, एक बहुत बड़ा कुदरती धमाका। नॉर्मली जमीन के अंदर उबलने वाला लावा इस किस्म के धमाके पैदा कर सकता है, और अगर यह सच है तो सिंकहोल से बाहर निकलने वाला लावा या वोल्केनो रॉक कहीं तो नजर आए। इस सिंकहोल के इर्द गिर्द पत्थर तो है, लेकिन इनका वोल्केनो से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं बनता। फिर आखिर क्रेटर जैसा देखने वाला यह सिंकहोल बना तो बना कैसे? यह जानने के लिए इसके अंदर हवा, पानी और मिट्टी के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए गए, और इस बार साइंसदानों को एक दिलचस्प सुराग मिल ही गया। इन तमाम सैंपल्स को जब टेस्ट किया गया तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाई गई, मीथेन गैस। खाना पकाने और गर्माइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मीथेन गैस एक नेचुरल गैस होती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनती है। अगर यह ज्यादा क्वांटिटी में हो तो हवा से मिलने पर इसमें फौरन आग भड़क उठती है। अब इस बात की काफी ज्यादा चांस थे कि यह सिंकहोल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस की वजह से बना था। यह मिस्ट्री अब साइंसदानों के लिए खत्म हो चुकी थी और उनका इस मामले की गहराई तक जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। और उससे पहले कि वो ये जानते कि इतनी ज्यादा मीथेन गैस आई कहां से है, यमल पेनिनसुला पे 8 मजीद सिंकहोल बरामद हो गए। ये सारे सिंकहोल भी सेम उसी तरह के बने हुए थे कि जैसे यहाँ कोई धमाका हुआ हो। जब सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया तो मालूम पड़ा कि 2014 के बाद यहाँ एक के बाद एक सिंकहोल बनते जा रहे हैं। तेजी से बनने वाला सिंकहोल आखिर किस चीज का इशारा दे रहे थे? साइंसदान ये जानने के लिए अब फिक्रमंद होने लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली चीज ये थी कि इन तमाम सिंकहोल का क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। 2014 में यह सबसे पहला सिंकहोल बना था और उसके अगले ही साल साइबेरिया में हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और बाकी तमाम सिंकहोल भी उसी हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे। 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की स्पीड डबल है। तो अब साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इन सिंकहोल का क्लाइमेट चेंज के साथ क्या कनेक्शन है और अर्थ का फ्यूचर क्या होगा अगर ये एक एक करके पढ़ते गए। एक तरफ यमल के सिंकहोल पर गहरी रिसर्च चल रही थी, तो दूसरी तरफ यमल से बहुत दूर आर्कटिक सर्कल में ही साइंसदानों की एक दूसरी टीम को
कुछ अनोखा देखने को मिला, जो शायद यमन के सिंक होल की पहेली को सुलझाने की सबसे अहम कड़ी थी। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट के करीब इजी लेक है, जो लोकल्स के मुताबिक कुछ महीनों से बहुत ओवर बिहेव कर रही है। इजी लेक के अंदर से बबल निकल रहे हैं, जैसा कि पानी बॉयल हो रहा है। इस मिस्ट्री की खोज में साइंसदानों की एक टीम यहाँ पर आ पहुंची। इन बबल्स के सैंपल लिए गए तो मालूम पड़ा कि यह भी मीथेन गैस के बबल है। आर्कटिक रीजन में हल्की फुल्की मीथेन गैस का लीक होना एक बहुत कॉमन बात है, लेकिन इस गैस में हैरानी की बात यह थी कि इजी लेक से हर रोज 10 टन मीथेन निकल रही थी। पूरे आर्कटिक रीजन में यह पहली बार हो रहा था कि कहीं से इतनी ज्यादा मीथेन गैस निकली हो। रिसर्च टीम ने इजी लेक में पानी के अंदर जाकर मीथेन गैस का सर्विस देखने का फैसला किया। वैसे तो इजी लेक 3 फुट गहरी है, लेकिन जिस जगह से बबल निकल रहे थे वो जगह बहुत ज्यादा डीप थी, जहां डाइवर का जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा सुनार और स्कैनिंग के मदद से इसी लेक के नीचे जमीन का एक 3D मॉडल बनाया गया। मालूम पड़ा कि जहां से बबल निकल रहे हैं वह लेक 50 फीट तक डीप हो जाती है। एक तरफ यमन में सिंक होल की बनने की वजह भी मीथेन गैस ही बताई जा रही थी, दूसरी तरफ इजी लेक के नीचे से भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस लीक हो रही थी। ये दोनों लोकेशन आर्कटिक सर्कल में ही आती है। और इन दोनों के बीच में एक चीज और भी कॉमन है, वो ये कि ये दोनों लोकेशन जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद है जिसको परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट उस किस्म की जमीन को कहते हैं जो अंदर से पूरी तरह से फ्रोजन हो, जमी हुई हो। यह बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई जमीन है जिसमें रशिया, कनाडा और अलास्का का काफी हिस्सा शामिल है। रिसेंट रिसर्च से मालूम पड़ा है कि आर्कटिक सर्कल में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलना शुरू हो गया है। यानी जिस जमीन पर लेक्स, पहाड़, रिवर्स और जंगलात के साथ साथ इंसान के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स खड़े हो, वो अंदर से मेल्ट हो जाए तो उसके नतीजे में जो कुछ होगा उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। परमाफ्रॉस्ट की मेल्टिंग का सबूत इजी लेक से 600 किलोमीटर दूर अलास्का में पोक्सटाउन के करीब जंगलात में छुपा हुआ है। यह जंगल भी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर मौजूद है, जहां लोकल्स ने नोटिस किया है कि जंगल के दरख्त अचानक से एक तरफ को झुक गए हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इन दरख्तों की जड़ी कमजोर हो गई हो। इसके अलावा जंगल में डीप जाने पर मालूम पड़ा कि यहाँ की जमीन भी धसी हुई है और एक अजीब सा सुराख जमीन में बन चुका है। इस सुराख के अंदर पानी गिरने की आवाज लगातार सुनाई देती है, जबकि आसपास ना कोई पानी का चश्मा है ना ही कोई लेक। ये इतना बड़ा चेंज कई सदियों से नहीं हो रहा, बल्कि यह सिलसिला सिर्फ 2018 के बाद से शुरू हुआ है। पर सवाल यह है कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का मीथेन गैस और यमन के सिंक होल से क्या कनेक्शन है। इस चीज को समझने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर ही एक टनल खोदा गया। इस टनल के अंदर क्या देखा जाता है कि जमी हुई जमीन के साथ साथ कदीम दौर के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं, जिसमें स्टेम बाइसन और हजारों साल पुरानी घास भी फ्रोजर हो रही है। उससे यह जाहिर होता है कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ये तो आप सबको मालूम होगा कि तमाम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन होता है। जैसे जैसे पौधे उगते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो डीकम्पोजिशन के दौरान इनमें से कुछ कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। लेकिन आर्कटिक सर्कल में फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से डीकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए हजारों सालों के अरसे के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर परमाफ्रॉस्ट के अंदर फ्रीजोर्ड है, यानी इनकी बॉडीज अभी डीकम्पोज नहीं हुई और इनके अंदर अभी भी कार्बन मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है जितना कार्बन आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के अंदर मौजूद है इतना शायद पूरी अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी ना हो। ताज़ा ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघलता जा रहा है उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर यानी फॉसिल भी कंपोज हो रहे हैं। बैक्टीरिया उनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खाते हैं और फिर बदले में मीथेन गैस रिलीज करते हैं। उसके अलावा परमाफ्रॉस्ट पिघलने की वजह से जमीन भी सॉफ्ट हो रही है और अब उसके नीचे फंसी हुई मीथेन गैस को ऊपर तक आने में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। गैस आसानी से नरम मिट्टी में अपना रास्ता बनाती बनाती सरफेस के वीक पॉइंट से पटकर बाहर आ जाती है। ये सिंक होल उसी गैस की निकलने की वजह से बने हैं। यही वजह है कि आर्कटिक सर्कल में इन
सिंक कॉल की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के नजदीक इस मसले का अब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बेशक हम ग्लोबल वार्मिंग पे कितना भी कंट्रोल कर ले, परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से नहीं रोक सकते। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।